जिनके मधुर वाणी से ये यज्ञ संपन्न हुआ, जितने भी यजमान रहे, मेरे इस गांव के क्षेत्र के आदरणीय बुजुर्गों, साथियों, तमाम को मैं अपनी तरफ से इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये इतना शुभ कार्य आप लोगों द्वारा संपन्न आखिरी पड़ाव पर पहुंचा। ये इतना शुभ कार्य है। आपने खेल की बात की, बहुत अच्छे वचन बहन जी ने कहे हैं बच्चों के लिए। वाकई में वो घटना, उस बच्ची को प्रकृति ने बचाया, उन बंदरों को भेजा उस प्रकृति ने कि जाओ रक्षा करो, और वो पहले ये शिक्षा, वाकई में आपकी हर बात से मैं सहमत हूँ बहन जी। मैं भी आपके वचन सुन रहा था। जो हमारी शिक्षा है इसमें बहुत स्पीड आ चुकी है, इसके गुण दोष हमने पीछे छोड़ दिए और हम एक ही तरफ भाग रहे कि किसी तरह मैं ऐसा बन जाऊं कि मैं पैसे कमा लूं। आज से अगर 50 साल पहले या उससे पीछे जाए, जब हमारा गुरुकुल और आश्रम होते थे शिक्षा के माध्यम, उनके अंदर सर्वगुण संपन्न व्यक्ति को बनाया जाता था। राजा महाराजाओं के बच्चों को भी अनिवार्य होता था उस गुरुकुल और आश्रम को जाके देखना। एक समय होता है उसमें सीखने की क्षमता दिमाग के अंदर, शरीर के अंदर ज्यादा होती है, और वो युवावस्था है। उस युवावस्था में हर व्यक्ति अपने बच्चों को, चाहे स्कूल कहूँ आज की भाषा में, या आश्रम या गुरुकुल, उसमें भेजे जाते थे। और उनके अंदर ये नहीं था कि सिर्फ आपको डॉक्टर इंजीनियर बन के आना है। सिंपल सा एग्जाम्पल है, जैसे गुरुजी ने कहा कि इतने मंदिरों के बाद हम राम नहीं बना पाए, और इतने कृष्ण जी के मंदिरों के बाद हम कृष्ण जी नहीं बना पाए। वो सीधी सी बात थी। इतने स्कूल, मेडिकल कॉलेज और एम्स बनाने के बाद भी हम इंसान नहीं बना पाए। इंसान इसलिए नहीं बना पाए कि हमने अपने शरीर को मशीन बना लिया। मशीन बना लिया सिर्फ पैसे कमाने का। दिमाग को बेचना शुरू कर दिया, फिर दिमाग को खरीदना शुरू कर दिया इंस्टीट्यूशंस ने और व्यवस्थाओं ने। आज अगर किसी बच्चे के 100 में 100 नंबर आते हैं और उसके अच्छे कॉलेज में मार्क्स को पास करता है, तो उसको वहीं प्लेसमेंट मिलना शुरू हो गया, कॉलेज में आ जाता है उसको प्लेसमेंट देने के लिए। ये सिस्टम आ गया। इस सिस्टम को हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन इसने समाज का और इस शरीर का घोर पतन किया है। ये जो सिस्टम आया कि भाई आप जितने पढ़ोगे इतने आपको नंबर के अकॉर्डिंग आपको जॉब में इतने पैसे। जब हमने जॉब ज्वाइन किया था तब तो हम रैंक देखते थे कि भाई इसको कौन सा रैंक मिला, सिपाही मिला, हवलदार में इंस्पेक्टर मिला, डीएसपी मिला, या इसको टीचर मिला, या प्रोफेसर लगा, या इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, डॉक्टर में एमएस किया, एमएस के बाद इसने कौन सी डिग्री की, स्पेशलाइजेशन क्या है, इन सब के ग्रेड बन गए। लेकिन बात वहीं अटक आती है कि कोई उस चीज को प्रॉपर समाज के लिए वापस नहीं दे पाता, क्योंकि वो अपने एक संकुचित, एक सीमित दायरे में चलता है। उसका सर्वांगीण विकास न शरीर का बना पाए न दिमाग का बना पाए, जो सबसे आवश्यक थी। मैं राम की और कृष्ण जी की बात इसलिए करता हूं कि रामचंद्र जी को जब वनवास मिला था, या वनवास से पहले जो उनके आश्रम की शिक्षा हुई थी, उसमें उनको धनुर्धर विद्या भी सिखाई गई थी। महाभारत की बात करें तो अर्जुन को, जो राजा के बच्चे थे, या युधिष्ठिर को, भीम को गुरुकुल में जाकर विद्याएं सिखाई गई थी। उन्हें पढ़ाया नहीं गया था, उन्हें अपना धनुर्धर भी बनाया गया था, भीम को बलशाली बनाया गया था। उनको कभी ये नहीं सिखाया गया था कि तुम्हें इतनी पे मिल जाएगी या इतना हो जाएगा। समाज के भले के लिए भी लोग उसमें शिक्षा देते थे। आजकल समाज के भले के लिए शिक्षा नहीं है, आजकल शिक्षा है सिर्फ अपने इंडिविजुअल इंप्रूवमेंट के लिए, कि जाओ और शिक्षा लो और अपना कमाओ, और अपने क्षेत्र में जाके जो भी बना सकते हो अपने परिवार के लिए, अपने शरीर के लिए, या अपने आने वाली जनरेशन के लिए आप कर रहे हैं। समाज के लिए मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह की नींव इस देश में है अभी। और एक शिक्षा, जब से हम बचपन में इस तरह के आयोजन में बैठते आए हैं, जैसे ही बच्चे बैठे, हम भी कभी ऐसे बैठे थे, यही शिक्षा मिलती थी। और मैं समझता हूं कि शायद इस आर्य समाज का और इन यज्ञशालाओं में संख्या घटने का कारण एक है कि ये शिक्षा देता है कि जाओ सबका भला हो।
सबका भला हो, प्रकृति का भला हो, यही शिक्षा समाज देता है। मैंने सिर्फ एक जगह शब्द सुने हैं ये, और नहीं तो मैं खुद भी मानता हूँ, मंदिर में भी जाता हूँ और बहुत से ऐसे प्रोग्राम होते हैं जहाँ पर जन जागरण होता है, तो वो सिर्फ कहते हैं माता जिसने जागरण किया उसका भर दे तू। यही शिक्षा वहां मिलती है कि भाई अगर मैं जागरण करूं मेरा भर जाएगा। लेकिन ये हवन ये कहता है, और ये यज्ञशाला ये कहती है, और इसके ये प्रचारक ये कहते हैं कि प्रकृति का भला हो, गौ माता का भला हो, सबका विकास हो, हर बच्चे पर आशीर्वाद हो, यही सब जहां निकलते हैं, सबको दे रहे हैं ये, इसलिए गरीब की तरफ जा रहा है समाज। मेरा अपना मानना, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन विचारों से अमीर है, और इसलिए आज तक ये समाज जिंदा है। और इस बात को खेल से जोड़ने की बात वाकई में सच्ची बात है। जैसे ही बहन जी ने फिर इनकी बात पे आता हूं कि इन्हें ये कहा कि भाई खूब पढ़ो, गायत्री मंत्र लिखो, आप गायत्री मंत्र पढ़ने से आपकी दिमाग की क्षमता बढ़ेगी, आपके अंदर ऐसी क्षमता पैदा होगी, आप चीज को ध्यान रख सकोगे। ये वाकई में सच बात है। इस गायत्री मंत्र का एक जादुई, इसके अंदर एक वो है प्रभाव, जिसकी वजह से शायद निकलने के बाद एक बात निश्चित है, साइंस ने इसको प्रूव किया कि जो चीज एक बार निकल चुकी वो मिटती नहीं है, वो हर चीज एयर में है। ओम का जितना भी हम उच्चारण करते हैं वो ओम जिंदा है और सदी सदी तक जिंदा रहेंगे, ये साइंस ने प्रूव कर दिया। कोई भी चीज आवाज निकल, जो हमारे मोबाइल पे बात हो रखे है ना, जो हम मोबाइल पे बात करते हैं, ये कहीं भी मिटती नहीं है, इनको रीडिस्कवर हो रहा है। ये हर चीज रिटन वर्ड कोई हम डिस्कवर नहीं कर रहे, जो वर्बल भी बोल चुके वो भी एयर में है, ये बात सच है। और इसी के साथ मैं अपनी बात जोड़ के कहना चाहता हूँ, जैसे ही बड़े भाई असवीर जी ने कहा कि खेल के बारे में जरूर बताऊं, जितना जरूरी आपने गायत्री मंत्र बताया ना बहन जी, मैं अपनी तरफ से इसमें बात ऐड ऑन करता हूं कि अगर आने वाली जनरेशन खेल के नजदीक नहीं गई और खेल को भी जीवन में नहीं अपनाया, तो शायद ये आने वाले समय में जितनी आने वाली परेशानियां इनको पैदा हो रही हैं उससे फाइट नहीं कर पाएंगे। ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि शरीर स्वस्थ में ही शरीर के अंदर जो स्वस्थ दिमाग होगा वो स्वस्थ शरीर के अंदर ही आ सकता है। अगर आप सिर्फ दिमाग को वर्क करोगे, शरीर पे वर्क न हुआ, तो उसे रखने की जगह नहीं मिलेगी उस दिमाग को। और जब दिमाग की रखने की जगह नहीं होगी, जिस चीज को रखने की जगह हमारे पास नहीं है, उसका हम उपयोग क्या कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपना एग्जाम्पल इस बात के लेता हूं। मैं खिलाड़ी के तौर पर दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ था सर, और जब मुझे SHO मिलने का प्लान मिला, मेरे इंटरव्यू हुआ था दिल्ली पुलिस में, तो हमारे एक DIG थे, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने बोला यार ये तो खिलाड़ी है, ये तो खेल है, हमेशा खेल में ही रहा है, खेल में बड़ा नाम है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन देख लेगा, SHO सीट चला लेगा। तो मेरा अपनी तैयारी थी, मेरा एक इंस्पेक्टर था जिले सिंह, वो SHO, जब मैंने पहली बार दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया तो हमारे पास एक प्रोसीजर है, D कोर्स, डिपार्टमेंटल कोर्स करना पड़ता है। तो उस D कोर्स के अंदर हमें वो सब चीजें सिखाई जाती हैं जो प्रैक्टिकल पुलिसिंग होती है। ट्रेनिंग अलग होती है और प्रैक्टिकल पुलिसिंग अलग है। ट्रेनिंग में हम सिर्फ एक सीख के आते हैं कि कौन सा सेक्शन किस बात पे लगाया जाता है, लेकिन कब किस सिचुएशन में क्या लिख के लगाना है वो हमें D कोर्स में पता चलता है। हर बात वो सच नहीं होती जो लिखी जाती है, और हर सुनी हुई बात भी सच नहीं होती। तो उसमें प्रैक्टिकल तौर पे आपको फर्क करने के लिए वो प्रैक्टिकल कोर्स होता है। तो जब हमने वो D कोर्स किया, मैंने आया, उस समय मैं इंडियन टीम में था, तो वर्दी बड़ी अच्छी लगती थी मेरे शरीर पे, तो जिले सिंह देख के मुझे बोलता था यार वाकई में तेरे पे शानदार चीज है, तू भगवान ने तेरे को अलग से बनाया, लेकिन अगर तेरी कलम पक्की ना हुई ना तो तुझे कोई थानेदार नहीं मानेगा। ये मेरा मानना है। सिर्फ वर्दी पहन के अगर जिंदगी भर तुझे सिर्फ एक स्टैचू बना रहना तो तू अपना काम कर ले, अदरवाइज अब थोड़ा सा एक साल मुझे दे दे। मैं कहा ठीक है सर, मैं आपको साल दूंगा। और वो आदमी वो है कि उन्होंने मुझे, मैं आज भी धन्यवाद करता हूँ उनका, एक एक चीज पुलिसिंग की और कितनी गहराई के साथ उन्होंने मुझे सिखाई कि आज मैं दिल्ली पुलिस में अपने आप को सफल SHO की लिस्ट में टॉप पर नाम रखा जाता है मेरा, कि SHO ऐसे होना चाहिए। मुझे अभी इसी साल मैं रूपनगर SHO का पद से भी 15 दिन पहले ही वहां से ट्रांसफर हुआ हूँ, और इस साल 16 फरवरी को मैं आपको प्रूव दे सकता हूँ कि मैंने किया क्या। प्राउडली अपने गांव में अपनी जमीन पा के बता रहा हूँ कि इस साल दिल्ली पुलिस में 16 फरवरी को जो दिल्ली पुलिस का स्थापना दिवस है, उसमें दिल्ली पुलिस के बेस्ट थानों की छटाई होती है, और उस थानों की छटाई में सब कुछ अपने आप में बिल्डिंग भी बना लेते हैं। बिल्डिंग के बाद में उसके अंदर जो हमारे
केस रजिस्ट्रेशन होता है उनके परसेंटेज कितना वर्कआउट हुआ, कितना नो वर्क रह गए, या कितना हमने इसके अंदर शिकायतों को निवारण किया, वो सब का लेखा जोखा तो जाता ही है।